क्योंकि कोई भी आदमी 100 में से 100 नंबर ला नहीं सकता है। कहीं न कहीं कमियां रही है, कहीं न कहीं संसाधनों की कमी के कारण भी गैराज को जितना अच्छा चलाना चाहिए था उतना नहीं चला पाए। बाहर इतना कचरे का ढेर है, अभी भी जाके देख सकते हैं उसको। क्या पर्यटक उदयपुर की छवि लेकर जा रहा है? ये हमारे पास भी शिकायत आती है, हमने बोर्ड में भी कई बार बोला, हमने पारस जी को भी कई बार बोला। लोग नेता नाम सुनते कहते बेईमान। गेहूं में कंकर होते हैं, वैसे ही नेताओं में भी कुछ लोग हो सकते हैं कि जो भ्रष्टाचार करते हों। आइए, आज आप सभी का स्वागत है उदयपुर की इस चर्चा के लिए। आज हमारे साथ लोकप्रिय पार्षद नगर निगम की मेरा समिति के अध्यक्ष मनोज जी चौधरी साहब, जो कि पहले भी कई पदों पर रह चुके हैं। पार्टी के कई पदों पर आपने सुशोभित किया है, युवा मोर्चा से लेकर पार्टी संगठन। आज नगर निगम के कार्यकाल को 5 साल 29 नवंबर को पूरा हुआ। उसी को लेकर हम उस चर्चा को लेकर इसमें आज सबसे पहले हम जिस समिति को लिया है, घेरा समिति को, जिसके बारे में आज चर्चा करें। मेरे साथ मेरे मित्र माथुर साहब हैं, कालरा जी हैं, विनय जी हैं, हरीश जी हैं, डीके जी हैं, नवरतन जी। तो सर, इस खुशनुमा मौसम के अंदर आज हम बैठे हैं नज़ारा हाइट्स स्टैंड पर। 5 साल आपको हो चुके हैं। आप इस समिति ने 5 साल में कितना काम? सबसे पहले तो मैं पहला जो आपका, माथुर साहब का, सुनील जी का और सभी मेरे जो साथी लोग, पत्रकार साथी लोग बैठे हैं, इन सबसे मैं स्वागत करता हूं और धन्यवाद देता हूं कि हमारा 5 साल पूर्ण होने पर हमने हमारी समिति में क्या क्या कार्य किया इसको जनता को बताने के लिए, और आपने भी हमारा हिसाब किताब मांगने के लिए आज हमें बुलाया है। उसके लिए उनका आभार आपका सबका, और उदयपुर की जनता का भी बहुत बहुत आभार जिन्होंने हमें 5 साल का मौका दिया। रही बात गैराज समिति का 5 साल तक जो कार्य किया, मैं सोचता हूँ गैराज समिति की 6 बोर्ड में ये ऐतिहासिक कार्यकाल रहा है। तो इसमें हमने जो कार्य किए हैं वो पहले कभी कल्पना की नहीं जा सकती थी कि ऐसे कार्य उदयपुर की जनता के लिए किए जाए। जैसे उदयपुर की जनता को जब हम अध्यक्ष बने गैराज समिति के, हालांकि हम जब इस समिति के अध्यक्ष बना तब मैंने सोचता था कि ये मेरे बस का बात नहीं है, पर जब इसमें पीढ़ के लग के काम किया तो मुझे बड़ा अच्छा अनुभव हुआ। और उदयपुर की जनता के जब हमने बैठे थे तो हमने कहा, जब अध्यक्ष बनाया तो मन में एक सपना था कि हम बचपन में 2 लाल बसें चलती थी जो यूनिवर्सिटी होके चलती थी, तो हम देखते थे एक सिटी बस में बड़ा आनंद आता था। हम 25 पैसा दे के पूरे उदयपुर का राउंड कर लेते थे। तो मन में था कि यार उदयपुर की ट्रैफिक व्यवस्था और जिस ढंग से ऑटो वाले लूटते हैं, पर्यटकों को लूटते हैं, पब्लिक को लूटते हैं, लूटने का मतलब वो अत्यधिक पैसा किराया लेते हैं। तो मन में आया, महापौर जी से बात हुई, कलेक्टर साहब से भी, स्मार्ट सिटी के सब अधिकारियों से बात हुई, गुलाब जी साहब से बात हुई। इन सबसे बात होने के बाद में क्या, उदयपुर में सिटी बसें चलनी चाहिए। और ये प्रस्ताव लेके हम गुलाब जी साहब के पास भी गए, स्मार्ट सिटी और महापौर जी सब बैठक हुई थी। तो विधायक के बुला जब विधायक थे गुलाब जी, तो क्योंकि गुलाब जी राज्यपाल अभी 1.5-2 साल पहले बने, बाकी उसके पहले वो विधायक सर के थे। तो हमने कहा था हम उदयपुर के लिए सिटी बसों के संचालन करना चाहिए। उसके लिए फिर प्रोजेक्ट पे कार्य किया और हमें फर्स्ट फेज में जो 24 बसें मिली, और 24 बसें को हमने स्मार्ट सिटी के माध्यम से पैसा जो है वो और नगर निगम के माध्यम से दोनों ने मिल के इस बसों को चलाने का माननीय जो अभी वर्तमान में हमारे राज्यपाल है पंजाब के, उनके कर कमलों से इन बसों को शुरू किया। और मैं कह सकता हूँ कि इतना सस्ता किराए में कि आदमी इस उदयपुर शहर में इधर से उधर जा सके, ये पहले कभी सोच ही नहीं सकते थे कि आज हम 5 रुपये में अगर यूनिवर्सिटी में बैठी एक महिला कृषि मंडी जाकर या सब्जी मंडी जाके या रेलवे स्टेशन पर अपनी ट्रेन पकड़ने के लिए या अपने सिटी बस के लिए या हॉस्पिटल जाने के लिए अगर उसको ये सुविधा मिलती है, और वही महिला पहले या वही पुरुष पहले या बच्चे पहले कहीं जाते थे तो उनको 40, 50, 60 रुपये देना पड़ता था, और कभी कभी रात्रि में तो शाम के समय तो और पैसा बढ़ जाता था। तो ये एक हमारी बहुत बड़ी हमने सफलता मानी कि स्टूडेंट संभाग मुख्यालय, तो कोई डूंगरपुर, बीकानेर से, बांसवाड़ा से
चित्तौड़गढ़ पर जो आसपास के हॉस्पिटल में लोग आते थे, उनको लगता था यार वहाँ उतरेंगे, वहाँ से ऑटो पकड़ेंगे। मेरा आपसे इसमें एक सवाल है सर कि इसके अंदर क्या है, इसकी जो टाइमिंग है रात्रिकालीन, इसको आप लोगों ने इसको सीमित नहीं कर रखा। उदयपुर जैसे शहर के अंदर जो पर्यटकों की नगरी भी मानी जाती है, एक अब ये एजुकेशन हब भी बनने जा रहा है। इस वजह से अब ये लगभग शिकायत आती है कि 8 बजे बाद लोगों को दूरगामी कन्वेंस में मिलते हैं। जैसे किसी को बड़गांव जाना है, किसी को बलीसा जाना है, किसी को देवाई डबोक तक ये चलती है, तो वहाँ तक जाने के लिए रात्रिकालीन सुविधा उदयपुर के अंदर नहीं है। तो क्या आप लोगों ने इसके ऊपर कोई विचार नहीं किया कि ये सुविधा भी यहाँ की पब्लिक को मिले? जैसा आप बता रहे हैं कि स्टूडेंट हो गई, महिला हो गई, तो वो लोग एक सीमित दायरे में रह गए। 8 बजे 8:30 बजे बाद उनको कन्वेंस उपलब्ध नहीं होती। ये माधव साहब सही बात है। और क्योंकि हम ना पहला प्रोजेक्ट था, तो हमने फर्स्ट स्टेज पे प्रथम चरण में 24 बसें लेके आए हम, और उसको हमने शुरू किया। आपको मैं खुशी की बात बता देता हूँ कि हमारे इस प्रोजेक्ट और इस लोगों से खुश होकर कि लोग बसें भर के चल रही है, तो हम लोगों ने फिर केंद्र सरकार से मांग की कि हमें और बसें उदयपुर में ज़रूरत है। कई मार्ग अभी भी है जहाँ सिटी बसें नहीं चलती है, तो मगर वो और जो आप बता रहे हो कि जो आज 8 बजे 8 बजे तक बंद हो जाती है, वो अगर 10-11 बजे तक चले, क्योंकि बिल्कुल देर रात तो किसी महानगर में भी नहीं चलती है। तो यहाँ पर भी सिटी बसें को हम जो 50 बसें हमने मांगी है, वो माधुर साहब केंद्र सरकार ने हमने स्वीकृति दे दी है। राजस्थान सरकार के बजट में भी उसको ले लिया गया है, और पूरे देश भर में जो 2,500 बसें दी है, उसमें से 50 बसें हमने उदयपुर शहर के लिए भी दी है। तो वो बसें बहुत जल्दी, मैं सोचता हूँ वहाँ से पहले कहा गया है दीपावली के आसपास आपको वो मिल जाएगी। जैसे ही वो बसें मिलती है, इस उदयपुर शहर का आसपास का क्षेत्र जो आप बताए, बड़गांव, बुआना, बलीचा, सब ये सब क्षेत्र उसमें जुड़ जाएंगे। और कोशिश हमारी ये रहेगी 10 बजे तक हमारे बसें चले, ताकि लोगों को सुविधा। ये तो मैं आपसे जानकारी प्राप्त करना चाहता हूँ कि उदयपुर जो है वो जो पुराना उदयपुर शहर जिसको कहते हैं, उसके अंदर सारी मेन भी टूरिस्ट वहाँ पर आता है घूमने के लिए। सारे टूरिस्टिक प्लेस इसी क्षेत्र के अंदर आते हैं। तो यहाँ पर पर्यटकों की एक ऐसी सुविधा है ना, कोई यहाँ पर की कोई वन वे की सुविधा अच्छी है यहाँ पर, वहाँ उन लोगों को ऐसा कोई कन्वेंस, ऐसा कोई साधन नहीं मिलता। वो कार लेके आते हैं या फिर ऑटो वाले उनकी मनमर्जी चला के उनसे भाड़ा होता है। जैसा अभी आप बताए थे कि भाड़ा मनमर्जी लेते हैं। चांदपुर से किसी को सिटी पैलेस आना है तो उसका 150 रुपये लेते हैं, वन वे का बहाना करके उससे 150 रुपये मांग लेते हैं। तो क्या एक टूरिस्ट जो आता है वो ठगा ठगा सा महसूस करता है। यहाँ पर जैसा कि नैनीताल के अंदर है, नैनीताल में इतनी अच्छी ट्रैफिक सुविधा है, वहाँ पर उन लोगों ने ऐसा सिस्टम कर रखा है कि एक एरिया के बाद में सिर्फ ई रिक्शा चलता है। यहाँ पे नगर निगम से एक बार ये प्रस्ताव पास हुआ था कि अब यहाँ पर हाथीपोल से जगदीशोक आने के लिए, चाहे चांदपुर से जगदीशोक आने के लिए, रंग निवास से जगदीशोक आने के लिए, इन लोगों ने एक ऐसा प्रस्ताव पास किया था कि केवल ई रिक्शा चलेगा। प्रति सवारी 5 रुपये वो चार्ज करेंगे और ई रिक्शा में लेके आएंगे। तो केवल ई रिक्शा पतले भी होते हैं, ऐसी सकड़ी गलियों के अंदर कार और जो ऑटो बड़े ऑटो चलते हैं उनका चलना नामुमकिन है। ट्रैफिक की काफ़ी व्यस्त रहती है। इससे पेट्रोल का भी नुकसान है, लोगों को जेब के ऊपर बोझ बढ़ता है। ऐसा आपके अंतर्गत ये चीज़ें आती है, आपका बोर्ड है, तो क्या उसके अंदर ऐसे प्रस्ताव पास करके टूरिस्ट को और आम जनता को? नहीं माथुर साहब, सही बात है। ई रिक्शा का प्रस्ताव गेरा समिति ने लिया था, उसको बोर्ड ने पास भी किया था। और इसके साथ ये तो क्या ही था, हम चलाएं, मगर इसके साथ हमने अनुदान के लिए भी करा कि कोई अगर ई रिक्शा लेके चलाना चाहे तो भी हम अनुदान 25,000 रुपये अनुदान उसको दे रहे थे। एक नगर निगम अनुदान देगी। अभी कुछ ई रिक्शा मार्केट में आए हैं और चल रहे हैं, मगर जिस मात्रा में आने चाहिए वो अभी आए नहीं है। और निश्चित रूप से अभी एक प्रोजेक्ट बना है जिसमें शहर में सभी ऑटो बंद करने का प्रोजेक्ट चल रहा है। और वो जैसे ऑटो बंद होंगे तो ई रिक्शा को अपने आप कवरेज मिलेगा, उनको सहूलियत मिलेगी। ये जो आप बात बताएंगे तो पूरे उदयपुर शहर की बात करें। बिल्कुल। मैं जो ओल्ड सिटी मैं आपके नहीं, मैं ओल्ड नहीं, मैं आप जो आपने मार्ग बताए ना वो तो हमने ले ही लिए हैं, वो तो हमने ले लिए हैं, उसके लिए कर रहे हैं। पर अब तो शायद नगर निगम का जो प्रोजेक्ट है उसमें तो ये है कि अगर रिक्शा कोई चलाएगा तो उसको पूरी की पूरी अनुदान हमारी तरफ से मिलने का एक प्रोजेक्ट है, ताकि लोगों इसको बढ़ावा मिले ई रिक्शा को। तो ई रिक्शा में कई बार हमारे घाटी क्षेत्र है, पुराना जितना ही उदयपुर है घाटी क्षेत्र है। अगर एक थोड़ी सी हेवी सवारी या 2 से 3 बैठ गए तो ई रिक्शा भी अपने आप में उन घाटी पे चलने के लिए। यहाँ पर जो पहले ट्रायल लिया था उसमें 4 सवारी आराम से चढ़ती है। तो मैं आपको बता रहा हूँ, आप जैसे मेरे जैसे बैठ जाएंगे 3-4 चल जाएंगे, मगर कोई एक अकेले 150 किलो का बैठ गया
तो वो सवारी तो इसमें नहीं कुछ है, मगर हमने क्योंकि देखो जयपुर और अजमेर या जोधपुर बहुत प्लेन रोड है। हमारा उदयपुर जो पुराना बसा हुआ वो टॉप मोस्ट बसा हुआ है और गलियां हैं, संकड़ी घाटियां हैं, कहीं कहीं प्रॉब्लम है। पर फिर भी हमारे ये जैसे जगदीश चौक तो पहुंचे ही पहुंचे, गणगौर घाट पहुंचे, लाल घाट पहुंचे, ऐसी कोई स्थिति जैसे लाल घाट में जैसे सर्वे करवाया था तो वहाँ थोड़ी प्रॉब्लम है। तो मगर जहाँ तक पहुँचे वहाँ पहुँचाने की पूरी कोशिश करेंगे। मगर मैं एक सिटी बस का मैं आपको बताऊँ, निश्चित जो पूरे मीडिया भी है और कि ये हमने उदयपुर को एक गैराज की तरफ से प्रोजेक्ट ला के और अभी 50 बसें और आने के बाद सभी समस्याएं हल हो जाएगी और इतने सस्ता। क्योंकि इसमें सबसे बड़ी बात उदयपुर की जनता को बताना चाहता हूँ, इसमें हम लोग 38 रुपया पर किलोमीटर नगर निगम लोगों को 5 रुपये में यात्रा करने मिले 7 में 10 में, उसके लिए 38 रुपया पर किलोमीटर हम सिटी बसों की कंपनी को देते हैं। और AC में हम 57 रुपये देते हैं। जो AC गाड़ियाँ एयरपोर्ट चल रही है उसमें भी हम अनुदान देते हैं, और यहाँ जो हमारी गाड़ियाँ साधारण चल रही है उसमें 38 रुपये देते हैं। तब जाके जनता को 5, 7, 10 रुपये टिकट में यात्रा करने को मिल रही है। ये नगर निगम ने बहुत बड़ा काम कर रखा है, इसका हमारा बजट लाखों करोड़ों में इसका बजट जाता है, मगर ये काम तो हमने किया ही है। इसके साथ जो पिछला झील देख रहे हो कितनी खूबसूरत झील है, यहाँ पहले पेट्रोल की नावें चलती थी और बहुत बार मीडिया ने भी उठाया, मैं यूँ नहीं कह रहा हूँ मीडिया ने जागरूक नहीं, मीडिया बहुत जागरूक रही, बराबर हमारे ऊपर प्रेशर था कि यहाँ पर पेट्रोल की नावें बंद करो ताकि पानी प्रदूषित नहीं हो। यहाँ पे मच्छी है, पानी के जितने भी है जलीय जंतु है, वो जलीय जंतु को नुकसान नहीं पहुँचे। तो निश्चित रूप से हमने बहुत प्रयास किया, हमें बहुत संघर्ष किया है, और आखिर लास्ट में हमने जोधपुर हाई कोर्ट का भी आदेश था, जनता की भी मांग थी, हमारे मीडिया की भी मांग थी कि यहाँ पे इलेक्ट्रिक बोट चले। और आपको मैं बता दूं, अभी पिछले 4 महीने पहले हमने पेट्रोल की बंद कर दी। यहाँ पर सभी पेट्रोल नाव बंद है। हम नगर निगम की मैं बात कर रहा हूँ आपको माथुर साहब, कि निश्चित रूप से मैं एक बार मैं नगर निगम की बता देता हूँ। नगर निगम ने ये करके जो नया टेंडर दिया, उस नए टेंडर में हमने इलेक्ट्रिक की चलाई है, जिसमें आज बैटरी से नावें चल रही है। कोई और हमें इतना डराया जाता था होटलों वाले द्वारा कि जो बड़ी बड़ी होटल हैं उनकी नावें चलती, वो डराते हैं साहब एक्सीडेंट हो जाएगा, विस्फोट हो जाएगा, बैटरी फट जाएगी, एक्सीडेंट। फिर भी हमने कहा, हिम्मत की कि जो होगा गाड़ियाँ हम सब सवारी का इंश्योरेंस भी होता है, सब चीज़ होता है। मैं क्यों, मगर आज 4 महीने में मुझे तो कोई दुर्घटना नजर नहीं। थोड़ी स्पीड जरूर नाव की उन नावों से थोड़ी कम है, मगर इसके कारण पानी में जो जलीय जंतु है जो भी है उनको नुकसान नहीं पहुंच रहा। रही बात, हमने एक बोर्ड में प्रस्ताव लिया था कि जो बड़ी बड़ी होटलों की, जो आप इशारा कर रहे हो, बड़ी बड़ी होटलों की नावें आज भी पेट्रोल से चल रही है, उनको बंद करने के लिए हमने एक प्रस्ताव नगर निगम में लिया था। इनको बंद किया जाए, जिनके हमने उसमें ये जरूर लिया था कि जिस होटल में अगर रोड है तो उन होटलों को बिल्कुल ही उनकी नावें बंद कर दी जाए, और जिनके रोड ही नहीं है उनके लिए हमने ये लिखा वो भी बैटरी से या इलेक्ट्रिक से चलने वाली, सौर ऊर्जा से चलने वाली नावें चलाना है। मगर आपको पता है सिवाय लेक पैलेस के और जग मंदिर के सभी का बाई रोड रास्ता है, बाई रोड उनके पास साधन है जाने के लिए। बावजूद उसके आप मेरा इशारा समझ गए, मैं समझ गया बिल्कुल। उन समस्त होटलों की नावें आज पेट्रोल पे चल रही है या डीजल पे चल रही है। स्थिति ये है सर कि आपको नहीं लगता कि आपके इस कार्यकाल में या पिछले वाले कार्यकाल के अंदर विपक्ष की स्थिति काफ़ी कमजोर रही, जिसका फायदा आपको मिला और आप लोग उसका पूरा संपूर्ण फायदा उठा के और बिल्कुल निसंकोच जैसा आप लोग चाहते हैं वैसा काम कर रहे हैं? नहीं, देखो कहीं ना कहीं है तो मैं मानता हूँ कि विपक्ष की जो सोच होनी चाहिए, जो उदयपुर के विकास के लिए अपना योगदान भी होना चाहिए, या कोई चीज़ गलत हो रही है तो उसके उठाने के लिए भी होना चाहिए। ऐसा काम करते हुए 5 लोग बैठते हैं, कोई निर्णय लेते हैं, तो उसमें कमी पेशी होती है। तो विपक्ष भी अगर बताए कि ये चीज़ ऐसी नहीं ऐसी होनी चाहिए, तो अगर अच्छी होती है तो उसको सत्ता पक्ष भी उसको स्वीकार करता है, उसको लागू करता है। पर हमारे यहाँ तो आप देख रहे हो, एक बार बताओ, मेरी बात आप मुझे बताइए विपक्ष कहाँ है? मैं यही बता रहा हूँ, पहले तो उन्होंने 12 मनोनीत पार्षद भेज दिए कि हमारे निर्वाचित कमजोर पड़े तो वो हो गए। फिर जो आज अभी आप जो शब्द इस्तेमाल किया, जो सेठ हो गए, ये हो गए, वो हो गए, ये तो उनका धर्म उनके साथ है। पर मैं ये कहना चाहता हूँ
कि निश्चित रूप से उदयपुर के विकास के लिए चाहे विपक्ष हो या सत्ता पक्ष हो, वो दोनों ही मिलके अगर किसी विकास को आगे बढ़ाएं तो मैं समझो ज़्यादा अच्छा हो सकता है। और ये नाव वाला मैं आप ही कह रहा हूँ आपको, कि निश्चित रूप से आपकी सबके मीडिया के माध्यम से कह रहा हूँ माथुर साहब कि ये पेट्रोल की नावें, ये होटल जो चला रहे हैं और जिनके रास्ते हैं उनको तो तुरंत प्रभाव से बंद करनी चाहिए। कब ये बता रहा है, क्योंकि हमारे यहाँ जेल संरक्षण समिति बनी, वो उनकी मीटिंग होती है कलेक्टर साहब के साथ। हमने बोर्ड में प्रस्ताव पास किया, उसके बाद भी कलेक्टर ने उस प्रस्ताव को रोक दिया। ये आपको भी पता है, इनको भी पता, आप सबको पता है। बोर्ड ने तो पास कर दिया कि सबकी नावें 1 मार्च से बंद कर दी जाए, मगर कलेक्टर साहब ने कहा नहीं साहब, गणगौर फेस्टिवल आ रहा है, ये आ रहा, वो आ रहा, थोड़ा मौका और दो, ये दो। फिर आप जानते ही हो कि हम लोग प्रस्ताव पास करने के बाद हमारे से ऊपर की ताकतें जो हैं बोर्ड के प्रस्ताव को रोकने की रखती है, वो भी कर सकती है, क्योंकि हमारे ऊपर भी हैं। उन लोगों ने इसको रोका। आप ये कहना चाह रहे हो कि भाई जनता के हितों को दरकिनार करके कुछ समूह ऐसे हैं जो ऐसा काम करते हैं जिससे जनता का जो हित है वो कहीं भी चाहे मतलब इधर उधर हो जाए, उससे उनको कोई परवाह नहीं है। मैं आपको सच कह रहा हूँ, पिछले 10 साल से उदयपुर के अंदर प्रगति के ऊपर इतना ब्रेक लगा है, आप विश्वास नहीं कर सकते सर कि उदयपुर जो 10 साल के अंदर जिस स्पीड से आगे बढ़ सकता था वो स्पीड से पीछे गए, आगे नहीं आए। और पर्यावरण का कितना नुकसान। मैं आपको एक कह सकता हूँ, हमारे बोर्ड ने तो निर्णय लिया कि ये पेट्रोल की नावें चाहे किसी भी होटल की हो। हाँ, ये बात आपने जो से कहा, जग मंदिर है, लेक प्लेस है, जिनकी दस्ता नहीं है, हमने साफ कहा चाहे वो लीला हो, कोई भी हो, बड़ी होटलें हों, जिनके भली कितनी भी अप्रोच हो, पर हमने तो प्रस्ताव पास करके भेजा। पर आगे अप्रोच तो उन्हीं की काम करिए ना, की आज उनकी नाव चल रही है। मैं आपका जो फैसला हो तो चुने हुए प्रतिनिधि बेबस है इन लोगों के आगे। मैं इसमें नहीं, हमने हमारा निर्णय लिया, हमने हमारा प्रस्ताव पास करके हमने नोटिस दिया, उसकी कॉपी दी कि इसको आपको 1 मार्च से बंद करना। तो ऊपर से कलेक्टर से आदेश आता है कि नहीं, आप अभी गणगौर का फेस्टिवल आ रहा है और उसके बाद आप इसको करें। गणगौर फेस्टिवल निकले हुए लगभग 4 से मैं यही बताना आपको आगे चाह रहा हूँ, क्या कलेक्टर साहब को नहीं चाहिए था कि उसको आगे बढ़ाते रहे, जेल संरक्षण समिति की बैठक होती और आप क्यों नहीं उसमें निर्णय लेते? किसके लिए बना रखी जेल संरक्षण समिति की, जो इतना जिलों के लिए इतना बोलते हैं? कोई हाई कोर्ट ने भी उसमें 2-4 सदस्य नियुक्त कर रखे हैं। तो फिर वो लोग, हमने तो हमारा काम, मैंने कहा ना सबसे पहले हमें ईमानदार होना चाहिए, तो हमने सबसे पहले नगर निगम ने, महापौर जी, उप महापौर जी, हम सब लोगों ने मिलके ये बेटी की नाव चला दी। ये हमने हमारे तरफ से किया। अब रहा बात वो, उसके लिए हम प्रयासरत हैं कि हम ये भी बंद हो। और आज भी कह रहा हूँ, इसके लिए कुछ भी करना पड़ेगा। आपके सामने कह रहा हूँ कि जनप्रतिनिधि होने के नाते और उदयपुर जनता का सदस्य होने के नाते इसको बंद होनी चाहिए और बंद कराने के लिए हम प्रयासरत रहेंगे। तीसरा काम मैं मेरी गैराज का बता देता हूँ कि हम बच्चों की ट्रेन, आपको पता कई सालों से बंद थी और लोग तो भूल चुके थे कि अब कभी गुलाबाग में जैसे शेर, चीते, भालू सब गायब हो गए, ऐसे ही बच्चों की ट्रेन भी लगभग गायब हो गई। तो लोगों ने सोचा था अब उदयपुर गुलाबाग में कुछ बचा नहीं है, अब कभी ट्रेन चालू हो नहीं सकती। पर आपको बता देते हैं, कई समस्या और कई चीज़ों के बावजूद भी हमने बच्चों की ट्रेन को शुरू की और उसमें भी हमने पर्यावरण का पूरा ध्यान रखा। उसको भी हमने, जो डीजल से चलती थी और धुआं निकलता था, वहाँ पे पक्षी वगैरह बैठे रहते थे, उनको होता था, जनता घूमने आती थी, उनके भी नाक में धुआं जाता था। तो हमने देश की ये 3रे नंबर की CNG ट्रेन है जो गुलाबाग में चल रही, जो प्रदूषण मुक्त है और CNG से चलने वाली पहली, अपने उधर राजस्थान में पहली है, देश में 3री है। इसके बाद में मैं एक चीज़ और पूछना चाहता हूँ ट्रेन के बारे में। जब ट्रेन का कॉन्ट्रैक्ट हुआ, इसको दिया गया, तो उससे पहले मैंने सुना कि आपके पास ठेकेदार ने कुछ रकम 5 लाख से लेके, पहली 5 लाख, दूसरी बार 10 लाख लेके आपके पास आए और आपने उस रकम को करवाया। वो क्या चाहते थे आपसे? नहीं, मैं इसमें ये नहीं है, इसके थोड़ा सा चेंज है मैटर। जब ये ट्रेन बनाई और बहुत संघर्ष थे, कई लोग रोज़ पटरी उखाड़ देते थे, कहीं पेड़ काटने वाला वो आता, कोर्ट में चले गए, भाई यहाँ इतने पेड़ कट रहे हैं, ये ट्रेन सब, उसका प्रोजेक्ट ही इस बोर्ड ने आके पूरा नया प्रोजेक्ट बनाया। वो नया बना के हमने कोशिश की कि किसी समय ऐसा था कि 800 पेड़ कटेंगे, पर हमने जब ये प्रोजेक्ट बनाया, मुश्किल से 10 या 12-15 पेड़ को हमने हाथ लगाया। आपके सामने छुपाने वाली बात नहीं, ऐसा तो हो नहीं सकता बिगर पेड़ कटे, ये ट्रेन की पटरी बिछ गई, जो नया रूट था, तो 12-15 पेड़ हमने इसको उड़ाया। मगर ये तय है कि जब हम लोगों ने इतना संघर्ष किया, कोर्ट के स्टे भी बाहर पे भी मंथ आया है
मंद के हमारी ज़मीन में से निकल रही है, आपने यहाँ से हटाए जाए। तो ये सब जनता कहते हैं। और हमारे को एक ध्यान था, इन बच्चों को ये टॉय ट्रेन मिलनी चाहिए। बहुत सालों से बंद थी, हमने प्रयास किया। उस प्रयास करने के बाद में भी ये ट्रेन चले और गुलाब जी माननीय राज्यपाल जी बने, उसके बाद में उन्होंने इसको झंडी दिखा के इसको रवाना किया और आज सफलतापूर्वक बच्चे उसका पूरा आनंद ले रहे हैं, जो चीज़ कभी संभव नहीं थी। रही बात आपका जो विषय है, ये मैंने इस पर्व में कहीं एक कार्यक्रम में कही थी कि पार्षदों को बिगाड़ा जाता है। पार्षदों को कई ठेकेदार बिगाड़ते हैं। पार्षद जब जीतता है तब उसको ये मन में नहीं होता है कि कैसे मुझे रिश्वत मिलेगी, कैसे नहीं मिलेगी। मैं तो बहुत खुल के आपके सामने, जो मेरा ये तीसरा कार्यकाल पूरा हुआ है और मैं 15 साल इस नगर निगम में रहा हूँ। पहले भी इलेक्ट्रिक समिति का चेयरमैन रहा हूँ, विधि में रहा हूँ। ये सब चीज़ें मैंने देखा हुआ। मगर पार्षदों को जब मैं 94 में पार्षद बना था, 94 में जब मेरी मात्र 25-26 साल की उम्र थी, तब ये चीज़ कभी हम सोचते नहीं थे कि कोई ठेकेदार से पैसा मिलता भी है। मतलब आप ये मानते हो कि ये चीज़ें जो पैसे मिलने वाली है आज वो कारगर हो गई है और इसके ऊपर जो पार्षद हैं वो चलने लग गए हैं। मतलब रिश्वतखोरी का सीन आप स्वीकार करते हैं। माथुर साहब मैं बता रहा हूँ, मैं इसलिए बता रहा हूँ, मैं 94 में पार्षद था, तब इस चीज़ को भी जानते नहीं थे क्या चीज़ होती। मगर ठेकेदार अपने स्वार्थ के लिए, अपने लाभ के लिए कई बार पार्षदों को फंसाते हैं। पार्षदों को कहते हैं कि यार ये ले लो, वो ले लो, वो ले लो। कई बार देखो हमारे यहाँ गुलाब जी जैसे ईमानदार, ताराचंद जी जैसे विधायक ईमानदार, रविंद्र जी श्रीमाली जैसे कोई लाछन नहीं लगा सकता है। आज हमारे महापौर जी बैठे हैं ईमानदार, मतलब ऐसे ईमानदार लोगों के सच में काम करते हैं कि पार्षद तो अपने आप भी अगर मन उनका काला हो रहा होता नहीं, बेईमानी की तरफ जाते हैं, तो वो अपने आप ही मजबूती से कहते हैं हमारे नेतृत्व इतना बढ़िया। मेरा सवाल आपसे है कि इसी ऊपर कि इतने तरह के टैक्स नगर निगम लगाती है। अब किसी बिजनेस कभी यूडीए टैक्स लगा जाएगा, कभी क्या लगा जाएगा। मतलब जो आम बिजनेसमैन है वो इन चीज़ों से, इस टैक्स से पहले तो इतनी महंगाई हो गई, हर चीज़ के ऊपर जो है महंगाई की मार पड़ रही है, फिर ये टैक्स की मार वो झेलते हैं। उसके बाद जनता को क्या मिलता है? उनका सारा टैक्स का पैसा कभी आयर नदी के उसमें सुनने को आता है, वहाँ बह गया, कभी दूसरे प्रोजेक्ट के अंदर बह गया। स्मार्ट सिटी का आप काम देख लीजिए, स्मार्ट सिटी के अंदर भी नगर निगम का रोल है कुछ % का। कहीं पे भी कोई व्यवस्था सुचारू रूप से, जो मैंने आपको बताया था कि विपक्ष बिल्कुल एकदम चुपचाप बैठा हुआ है। उसका कारण ये है कि जनता अभी किसकी तरफ देखे, किससे उम्मीद लगाए कि उनका जो पैसा टैक्स का नगर निगम उनसे वसूलता है वो बेकार क्यों जा रहा है। आज हमारा जो ईमानदारी का पैसा हम कमा के टैक्स के रूप में दे रहे हैं वो सारा डूब रहा है, क्योंकि जो सत्ता में है आप बता रहे हैं कि ईमानदारी से काम आगे पीछे हो जाते हैं, विपक्ष चुप बैठा वो आवाज़ उठा रहा है। तो ये आवाज़ उठाएगा कौन? आपने अच्छी बात छेड़ी आयर नदी की। मैं माधव साहब और आप सभी से मैं निवेदन करना चाहता हूँ, मैं तो आयर नदी के किनारे पैदा हुआ व्यक्ति, मेरा बचपन उसी नदी में गुजरा हुआ। मैं जब छोटा था तो वहाँ कलकल नदी बहती थी, साफ़ सुथरा पानी होता था, हम खेलते थे तो कभी उसी नदी में से ऐसे ऐसे हाथ से करके रेती में से पानी साफ़ सुथरा लेके पी लेते थे। हमने बचपन इसमें नदी देखी। उसके बाद में जैसे जैसे हम तो बड़े होते हुए फिर हमारा मकान साइड पे बना तो आयर से हट के तो हमने उस नदी को वो कंडीशन में देखी। अभी जो आप बात कर रहे हो आयर नदी, शायद इस आयर नदी में पार्षद रहा हूँ आयर में 99 से लगा के 2004 तक। तब मैंने इस आयर नदी में वो कंडीशन देखी कि माथुर साहब वो दारू पीने वाले उस नदी में बैठ के, वो कांटे उग रहे वहाँ बैठ के दारू पीते, अवैध काम करते, अनैतिक काम करते, दारू बेचते, वेश्यावृत्ति करते, वो सब उस नदी में होता था। और इतने जो अपने सुअर कहलाते हैं वो उस नदी में विचरण करते हैं, ऐसे अवैध जानवर वहाँ विचरण करते हैं, सांप ये वगैरह कोई उसमें नदी में नहीं। मैं कह सकता हूँ स्मार्ट सिटी का जो यह 75 करोड़ रुपए का जो पैसा है जो पास हुआ है, उसके पहले गुलाब जी जब वर्तमान में उदयपुर में उस समय तात्कालिक विधायक थे, उस समय न तो स्मार्ट सिटी आई थी न कुछ भी नहीं आई थी। गुलाब जी ने एक बीड़ा उठाया कि इस आयर नदी को हम बढ़िया करेंगे। तो गुलाब जी भाई साहब ने इस नदी के करीब 20-25-100 मीटर के टुकड़े बनाए। फिर उन्होंने उदयपुर के उद्योगपतियों से बात की कि आपको इन्हीं 100 मीटर की इस टुकड़े को, आपको यहाँ हज़ारों टन जो मलबा जम गया है या गंदगी जम गई है, इसको साफ करनी है। मैं कह रहा हूँ उनके आह्वान से जनता ने उसका सहयोग किया। मैं कह सकता हूँ हज़ारों गाड़ियाँ
उस समय गुलाब जी भाई साहब के आह्वान के बाद उद्योगपतियों के सहयोग से उस नदी को साफ करके एकदम क्लीन बनाया। उसके बाद में वो काम वापस ब्रेक होने के बाद लोगों ने कहा करोड़ों रुपए हमने मलबे लगा के साफ किया, तो वापस कांटे वगैरह उगने लगे, जैसे जैसे वापस पुरानी स्थिति में आने की स्थिति। तो ये स्मार्ट सिटी वाला मैटर आया कि स्मार्ट सिटी, क्योंकि स्मार्ट सिटी का एक बजट है। लोग कहते हैं कि वो पैसा वहाँ क्यों लगा, मैं उनको कहता हूँ एक दिन एग्रीमेंट तो पढ़ो आप स्मार्ट सिटी का। स्मार्ट सिटी के एग्रीमेंट में साफ लिखा हुआ है कि ये पैसा उदयपुर में सीवरेज डालने का, नाली, लाइट, पानी, स्वस्थ सब होने के बाद भी पुरातत्व का कोई मंदिर है, कोई ऐसी चीज़ है जो उदयपुर के लिए रौनक की चीज़ होगी या ऐसा विकास के लिए हो सकती है, उस चीज़ को स्मार्ट सिटी का पैसा लगाया जा सकता है। लोगों को ये एग्रीमेंट पड़ा नहीं कहीं। मैं मातो साहब में आपने बात घुमा दी, मैं आपकी बात से सहमत नहीं हूँ। मेरा ये है कि जो भी टैक्स का पैसा आप लेते हैं, स्मार्ट सिटी में तो पैसा आ रहा है। आपने तो सीवरेज की बात बोली, क्या सीवरेज उदयपुर में अच्छी बिछी भी है? क्या जो स्मार्ट सिटी का काम हुआ क्या वो अच्छा हुआ? आम जनता की बात कोई नहीं सुनता है। हम जहाँ अभी बैठे हुए हैं यहाँ ऐसी स्थिति, अभी थोड़ी सी बरसात हुई है, आप देखो नीचे गाड़ियाँ गिर रही होगी। सीमेंटेड रोड बना दी, चिकनी रोड बना दी, वहाँ गिर रही होगी। सीवरेज आज यहाँ पे फेल हो गया। हर चीज़ यहाँ पर तो जो भी काम नगर निगम के तहत में हो रहे हैं, यूएटी के तहत में हो रहे हैं, वो सारे फेल हैं। तो जनता का जो पैसा है, वो पैसा तो जिसका सारा सत्यानाश जो कह सकते हो इस बोर्ड ने कर दिया है, पिछले वाले बोर्ड ने कर दिया, जो भी कार्यक्रम में चल रहा है, उसका हिसाब जनता किससे मांगे? मेरी बात सुनोगे, मैं बताऊँ आपको कि उदयपुर शहर में डेफिनेट हम भी मकान भी बनाते हैं ना, बंगला, अपन स्वयं का बंगला भी बनाते हैं ना, तब रहवास करते हैं ना, तब अपन अंदर निवास करने जाते तब अपने को लगता है ये चीज़ और बाकी रहेगी, ये चीज़ और बाकी रहेगी, इसको सुधार करना है, ये इसका यहाँ पे गलत है, यहाँ पे फिसलन हो सकती है, ये हो सकती। अपने मकान में जाने के बाद भी हम 1 साल बाद वेल सेटल होते हैं। हाँ, ये वेल सेटल या ये होटल है, हम होटल बनाई तो भी आपको लगेगा काम करते जाओ, ये सुधार करो, ये सुधार करो। डेफिनेट मैं कह रहा हूँ स्मार्ट सिटी का वर्क हुआ, कमियाँ रही है तो उसको ध्यान अच्छे बताइए सर, आप कमियां तो बहुत नहीं, मैं कमियां जो कमियां रही है उसको ध्यान में आ रही है, उसको पूरा करते जा रहे हैं। जैसे आज मैं स्मार्ट सिटी का भी हमारे पीएचडी मंत्री आए थे, हम सब पार्षद गए थे और कन्हैयालाल जी चौधरी साहब थे, ताराचंद जी थे, रविंद्र जी थे, सब पार्षद थे स्मार्ट सिटी के भी। हम सब ने कहा भाई आपने ये वादा किया था 24 घंटा पानी देंगे। स्मार्ट सिटी ने जब सीवरेज बिछी थी, काम हो रहा था, 24 घंटा हम पानी देंगे। पर जब आज 24 घंटा पानी नहीं मिल रहा तो जनता कहती है, कहेगी, हमारे कान पकड़ेगी कि आप झूठ कैसे बोल रहे हैं, हमें 24 घंटे की बात की छोड़ो, हमें 2 घंटे ही बढ़िया पानी नहीं मिल। चौधरी साहब, कहीं ना कहीं आपके वार्ड के क्षेत्रवासियों का कहना है कि आप उनकी बात नहीं सुनते हैं। हाल ही में कुछ समय पहले जब बोरा गणेश वाली रोड पे सीवरेज का काम चल रहा था, 6 दिन से वहां पर लोग परेशान थे, आपको कह के थक गए। फिर माया मीडिया हमने जब खबर लगाने की कोशिश करी तब आपसे ही बात हुई थी, आपने कहा 6-7 दिन और लगेंगे। फिर आपने दूसरे दिन अचानक काम करवा के उसको कैसे खत्म करवाया? ऐसा है, जब हम क्या है कि पार्षद हैं, जनप्रतिनिधि, जब समस्या आती है तो कंपनी को कहते हैं, उस संस्था को कहते हैं भाई ये काम पूरा करो। वो संस्था हमें बताती है इतने दिन लगेंगे, हम तो काम करते नहीं, बताते हैं ये हो रही, वो गाड़ी 6 दिन तक वहाँ पड़ी रही। आपने मुझे फ़ोन किया, मैंने कहा भाई साहब मैंने पूछा है, उन्होंने कहा इतने दिन और लगेंगे। फिर आपके फ़ोन के बाद में मैंने उनको और कहा साइड पे, हम जनता परेशान हो रही है, आपकी गाड़ी यहाँ पड़ी हुई है और ये काम आप अर्जेंट करो। तो चौधरी साहब, कहीं ना कहीं आप अपनी जनता को, वहाँ क्षेत्रवासियों को नहीं सुन रहे और मीडिया की एकदम सुन लिया आपने। जब मीडिया की आवाज़ उठी तो आपने दूसरे दिन काम करवा दिया। अच्छा, एक चीज़ बताओ सुनील भाई साहब, कि आपने कहा उसके पहले 6 दिन से गाड़ी काम कर रही थी वहाँ, आप ये बता, क्षेत्रवासियों को ये कहना है कि गाड़ी ने पाइप लगा के अंदर छोड़ दिया और 6 दिन तक गाड़ी वहीं खड़ी है बीच सड़क पे। मेरी बात सुनो, अगर मैंने वो कहीं वहाँ पे जाम था, पानी निकल रहा था, गाड़ी लगाई मंगाई और वहाँ पे काम शुरू करवाया और वो अंदर फंस गई, टेक्निकली जाम हो गई अंदर, अब फंस गई और निकल नहीं पा रही थी, तो उसके कारण हमने कहा निकालो इसको। कैसे? वो कि हम निकालेंगे, पाइपलाइन बस्ट हो जाएगी। मैं तो जैसे ही बस्ट हो मुझे, मगर किसी चीज़ को, हम तो जनप्रतिनिधि हैं, टेक्निकल बारे में जितना वो लोग जानते उतना हम नहीं जानते, हम उनको काम बंद करने का दबाव बनाते हैं। और ये आप नहीं कह सकते हो कि आपने जब कहा उसके पहले 6-7 दिन पहले मैंने वो काम शुरू करवा दिया। और रही बात जनता में, तो देखो
अगर ऐसा हो तो 100% वोट भी न तो आज दिन तक अटल जी को मिले, न इंदिरा गांधी को मिले, न जवाहरलाल नेहरू को मिले। क्या किसी को नहीं मिले? कुछ ना कुछ लोग तो होंगे। मेरा सवाल आपसे ये कि क्या आपको लगता है कि अभी जो इलेक्शन होंगे उसमें भाजपा का वोट वापस बनेगा? निश्चित 100%। और ऐसी क्या आप जो वादे आपको ऐसा लगता है कि ये बातें लेके हम जनता के समक्ष जाएंगे और जनता हमको वोट दे देगी और हमारा वोट वापस बनाएगी? जनता आपको क्यों चुनेगी? क्योंकि जनता पिछले 10 साल से त्रस्त है। नहीं माथुर साहब, देखो 10 साल से त्रस्त होती तो पिछला वोट भी नहीं बनता। अगर हुआ है हमारी 44 मोदी लहर चल रही थी सर, जो मोदी लहर की वजह से काफी फायदा, ये तो आपको मानना पड़ेगा कि मोदी लहर की वजह से हर इलेक्शन भाजपा यहाँ पे जीत जाती है। मेवाड़ के अंदर, हम मेवाड़ की बात करते हैं, मेवाड़ के अंदर हमेशा मोदी लहर की एक ऐसी वेव आती है, उससे में अचानक कहाँ से आ जाती है और जनता का मन बन जाता है और वापस भाजपा का वोट ले आती है और वो उसी चीज को वापस अगले 5 साल फेस करती है। तो क्या आपको ऐसा लगता है कि भाई हम इस बार क्या ऐसा लेके जाएं कि या फिर मोदी लहर ही काम करके आपको बिना काम के जिता देगी? नहीं, मोदी जी से हमारे राष्ट्र के सर्वश्रेष्ठ लीडर हैं और सबके लीडर हैं, उनका तो नाम ही, वो तो राष्ट्र, वो राष्ट्र के लिए काम कर रहे हैं, वो तो जनता के मन में है। मगर एक चीज मुझे बताओ, अगर मोदी जी की लहर थी तो इसके पहले लहर या मोदी जी के नाम से वोट मिलते हैं, तो कांग्रेस की सरकार कैसे है? मुझे बताओ, आप ये नहीं कह सकते, मैं ये कह सकता है गुलाब जी की लहर है, मैं आपको बहुत स्वीकार करता हूँ। क्यों? गुलाब जी यहाँ जब देते हैं टिकट बांटते हैं पार्षदों के, तो वो एक को बजा के टिकट बांटते कि जीत सकता कि नहीं जीत सकता। रही बात दूसरी साहब, माथुर साहब, मैं आपको कह रहा हूँ, वो टिकट देने के बाद भगवान भरोसे कांग्रेस वाले छोड़ते हैं, वैसे वो नहीं छोड़ते हैं। वो उन जो पार्षद प्रत्याशी होते हैं ना कि ये कमजोर पड़ रहा है, ये तो स्वयं उस जगह वोट मांगने जाते हैं गलियों में। तो क्या इस बार भी गुलाब जी का मतलब रोल रहेगा इसमें? नहीं, मैं इसी का आप आ रहा हूँ सुनील भाई साहब, कि वो मांगते हैं, इसीलिए ये 6ठी बार जो हमारे बोर्ड मतलब बना है, तो वो कांग्रेस के नेता पार्षद का टिकट देने के बाद कभी गली में नहीं आता है, वो भगवान भरोसे छोड़ देता है। यहाँ हमारे गुलाब जी हो, उसी का फायदा आपको मिल रहा है कि विपक्ष लाचार है कि इसका बेनिफिट आप उठा के देखो, कुछ तो आप परसेंट मान ही लो कि विपक्ष कुछ नहीं है, नाजोगा है, इसीलिए फायदा तो मिलता ही है। आज कोई क्रिकेट की टीम है, बिल्कुल ही कमजोर खिलाड़ी खेलेंगे तो जीतना ही है जो हैवी है उसको। मगर यहाँ गुलाब जी भाई साहब का बहुत बड़ा रोल ये बोर्ड बने उसमें होता है, तो उस पार्षद के लिए गली गली घूमते, वोट मांगने इतना बड़ा आदमी, वो लोग कहते हैं गुलाब जी गलियों में घूमते हैं, वो जनता से। मैंने एक बार उनसे प्रश्न किया, क्योंकि भाई साहब लोग आपको कहते हैं आप छोटे छोटे हैंडपंप ट्यूबवेल के उद्घाटन करने जाते हो, ये करने जाते हो, वो कि मैं विधायक हूँ उदयपुर शहर का, मैं अगर एक पनघट का उद्घाटन करने जा रहा हूँ, अगर वहाँ 100 व्यक्ति इकट्ठे हैं तो मैं विधायक के नाते वो 100 लोग मेरे से मिलेंगे, मैं उनको उद्घाटन करने जाऊंगा ही नहीं। गली में तो पनघट ही होगा या नाली ही होगी या छोटे मोटे काम ही होंगे, बड़े काम में तो वो मिल ही नहीं सकते मोहल्ले के लोग। लेकिन सर वो जन सुनवाई नहीं करते हैं, जनता की समस्या वहीं की वहीं है। वो आप लोगों के लिए जन प्रतिनिधि के लिए खड़े, लेकिन जनता के लिए वो कब खड़े होंगे? मैं निश्चित कह रहा हूँ माथुर साहब, जनता वो जब विधायक थे यहाँ तो 2 घंटा वो रोज पार्टी वाले शनिवार संडे जब भी जयपुर से आते थे, विधायक वो काम क्यों नहीं करते हैं? नहीं, उन्हीं के शागिर्द हैं, उन्हीं की आज वो चल रहे हैं। आज भी ताराचंद जी 2 घंटा जब उदयपुर में होते हैं तो पार्टी वाले जन सुनवाई करते हैं, हमारे सांसद महोदय जन सुनवाई कर रहे हैं, सभी करते हैं। मगर मैं सुनील जी की बात कह रहा हूँ कि वास्तव में अभी गुलाब जी भाई साहब राज्यपाल बन गए, जो आने वाले चुनाव हैं, राज्यपाल अगर वो रहेंगे तो वो नहीं आ पाएंगे, वो हमारे को जिताने के लिए नहीं आएंगे, उनकी कमी खलेगी, हमें 100% उनकी कमी खलेगी। मगर उन्होंने हम लोगों को ऐसा तैयार कर दिया, कहीं ना कहीं ये देखा गया चुनाव के आसपास गुलाब जी यही रहते हैं उदयपुर में। ठीक है, देखो हमारे संरक्षक भी हैं पार्टी के, आज हम लोगों को तैयार, गुलाब जी ने इतनी बड़ी फौज तैयार कर दी, ताराचंद जी, रविंद्र जी, युधिष्ठिर जी, कुमार जी, डांगी, सब, मतलब आप हो जितने बड़े लीडर है, मैं भी उनका ही शिष्य हूँ, उन्होंने मुझे तैयार, तो वो फौज अब काम कर रही है। मगर ये बात मैं आज भी कह रहा हूँ कि देश में जैसे कांग्रेस की हालत है, वैसी ही उदयपुर में कांग्रेस की हालत है कि यहाँ उनको कांग्रेस संभालने वाला नहीं है, न उनका सोच है। अभी आपने कहा था लोग जाके कांग्रेस के पास से सेट हो जाते हैं, वो उनकी गलती है, उनकी कमी है, उनको सेट होना नहीं चाहिए। मगर मैं आपको बताता हूँ हमारा बोर्ड कितना बढ़िया सोचता, हमारे गैराज क्या सोचा, यहाँ प्रदूषण बढ़ रहा था, आए दिन पर्यटकों की गाड़ियाँ बढ़ रही थी,
हमने आज हर चौराहे पे, बड़े बड़े चौराहे पे, चाहे वो सूरज पोल हो, चाहे चेटक हो, हमने एंटी स्मोक गन का क्यों नहीं पहुंचाते जनता के समक्ष? निगम ये काम कर रहा है। अभी कुछ समय पहले हमने स्थापित की, वो तो है ही है, और उसके अलावा हमने रोडों पे चलाई थी, तो उसका जो पानी गिरता है ना रोड पे, उसके कारण कई लोग स्लिप हो रहे थे। आपने भी सुना होगा स्कूटर से स्लिप हो जाते हैं, वो पानी की फुहारें पड़ती है ना, रोड गीली होती है, अपन जानते हैं पहली बारिश होती है सबसे ज्यादा स्लिप होते हैं लोग। सर उदयपुर में एंटी स्मोक गन से ज़्यादा ज़रूरत है फॉगिंग मशीन की, और फॉगिंग लगभग आज की तारीख में बंद है, और डेंगू अपना पूरा कमाल दिखा रहा है। नहीं, देखो मेरी एक चीज़ मैं आपको बता देता हूँ, हमारे पास 2 फॉगिंग मशीनें चल रही है, 70 वार्ड है। अब हम लोग चलाते हैं, फॉगिंग मशीनें दोनों चालू है, दोनों ही कर रही हैं, और नहीं ला सकते सर कि जनता का पैसा तो भरपूर पड़ा है। हमने अभी 25 तारीख को गिराज समिति की बैठक रखी है, हमने और फॉगिंग मशीन खरीदने का उसमें प्रस्ताव रखा है, और हम जल्दी से जल्दी, क्योंकि कोरोना कब आ जाए किसी ने सोचा नहीं था, कोरोना जैसी बीमारी, डेंगू अपना कब बड़ा रूप ले ले, तो हम कोशिश पूरी कर रहे हैं। हमारे मेडिकल कलेक्टर साहब खुद उसकी देख रेख कर रहे हैं, और जहाँ जहाँ जरूरत है वहाँ भेज रहे हैं। मगर मैं आपको और बता रहा हूँ, फॉगिंग मशीन डेंगू का इलाज नहीं है। मैं आपको जिम्मेदार व्यक्ति होने के नाते कह रहा हूँ, मच्छरों को रोक सकती है फॉगिंग मशीन। ये डेंगू के मच्छर साफ पानी में ही होते हैं, ये गंदे पानी में नहीं होते हैं, और हमारी जो मच्छर मारने की दवाई है, ये मलेरिया वाले मच्छर मार देगी। ये मच्छर इतने जबरदस्त है, साफ पानी में होने वाले। एहतियात के तौर पर स्वास्थ्य विभाग ये सारे काम भी कर रहा है, जहाँ भी मच्छरों के लार्वा होते हैं, चाहे वो साफ पानी हो गंदा पानी हो, उसमें जो भी जरूरत होती है वो केमिकल डाल के उनको खत्म किया जा रहा है, और वो अपनी कोशिश पूरी कर रही है। हमारी मीटिंग भी हुई, हमने जनता को संदेश दिया, जहाँ पे भी साफ पानी भरा हुआ है, कई टंकी में है पानी उनको आप खाली कर दो, उनको ये मत करो। देखो हम जागरूकता तो हम सबको लेनी, और मीडिया सबसे उससे बड़ा है कि ये चीज़ है। और डेंगू में आपको बता रहा हूँ, जैसे सर्दी बढ़ेगी अपने आप ये डाउन जाएगा। सर इसके क्या है, गर्मी बढ़ती है, और जब मौसम का बीच का भाग होता है उसमें ये डेंगू होता है। लगता है कि विभाग इसी भरोसे बैठा है कि सर्दी बढ़ जाए। नहीं, मैं आपको बता रहा हूँ, मैं बता रहा हूँ, ये इसके भरोसे नहीं है। हम तो हमारी कार्य फॉगिंग बराबर चल रही है, पर ठीक है, आप कभी कभी फॉगिंग निकलती मशीन, वैसा माथुर साहब आपने सबने देखा होगा, निकलती है, जो घर के बाहर देखेगा उसको लगेगा धुआं छिटक के गया, और जो घर के अंदर बैठा उसको पता ही नहीं चलेगा मशीन आके चली गई। क्यों? इसमें इतनी बड़ी कोई आवाज नहीं है। कई लोगों की लगता है हमारे यही समस्या जो लेके मैं बता रहा हूँ आपको, उदयपुर के अंदर हर चौराहे पे या हर गली में तो आप देखो सारा कचरा पड़ा हुआ है, जिस तरह से मच्छर भी हो रही, गंदगी भी हो रही है। मेरा सवाल, जिस तरह से पहले कंटेनर होते थे, उन कंटेनरों के अंदर सारा कचरा वहाँ डाला था। स्मार्ट सिटी की जो रैंकिंग बढ़ाने का जो किया इन लोगों ने आपस में, पता नहीं कि क्या शर्तें थी, नियम थे कि साहब उदयपुर से कंटेनर हटा दिए गए, पर वो हटने के बाद आज इतनी गाड़ियां घर घर जा रही है, तो भी कचरा आके चौराहे पे आके गिर रहा है। ये क्या चक्कर है? रोडवेज बस स्टैंड के बाहर जहाँ से रोडवेज निकलती है और अंदर आती है, जस्ट उसके बाहर इतना कचरे का ढेर है, अभी भी जाके देख सकते हैं उसको। क्या पर्यटक उदयपुर की छवि लेकर जा रहा है? नहीं, निश्चित रूप से मैं मानता हूँ कि सफाई व्यवस्था में अभी कहीं न कहीं कमी आई है। और जो आपने कंटेनर की बात की है, इस बोर्ड ने आके पहले ही साल में कंटेनर बंद कर दिए, और सिर्फ इसलिए कंटेनर बंद कर दिए गए कि हमें जो रैंकिंग मिलती है कि जिस शहर में, निगम में कंटेनर लगे हुए होंगे तो उसके 50 नंबर नहीं मिलेंगे। ये एक था कि जहाँ कंटेनर लगे तो निर्णय किया, स्वास्थ्य समिति के सभी सदस्यों ने निर्णय किया, महापौर जी ने निर्णय किया कि कंटेनर शहर भर से हटा लिए जाए, सिर्फ 50 नंबर बढ़ाने के लिए कि हमारे 50 नंबर बढ़े, ताकि ये जो आप गाड़ियों को जब डोर टू डोर भेजते हैं, वो जो एक शुल्क वसूलते हैं जी। हमारे यहाँ पे 5 गाड़ियाँ आती है, 5 गाड़ियों की पहली बात तो क्या ज़रूरत है, 2 गाड़ियाँ काफ़ी है। वो 500 गाड़ियाँ किसी न किसी रूप में शुल्क, जैसे कॉमर्शियल प्लेस है उनसे काफ़ी दुगना तिगुना शुल्क वसूलती है। इसकी शिकायत कई बार करते हैं तो भी कार्रवाई नहीं होती है। अतिरिक्त शुल्क लेने का क्या रीज़न है? और दूसरा, फिर एक लास्ट कमेंट में आपसे चाहूँगा, फिर इस चर्चा को हम विराम देंगे, क्योंकि आप काफ़ी सवालों के आप जवाब दे चुके हैं और काफ़ी अच्छा आपने सहयोग किया, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। तो आप ये ज़रूर बताएं कि लास्ट कमेंट आप क्या बताएं कि जो एक्स्ट्रा शुल्क लेते हैं जनता तरफ से, बिजनेसमैन तरफ से, आप उनसे काफ़ी तरह के आप टैक्सेस ले रहे हैं, उसके बाद वो
घर घर गाड़ी आ रही है, उससे लेने का भी मतलब पैसा ले रही है, दुगना तिगना पैसा। वो कहते जैसे 50 रुपये आपने तय किया, वो 50 नहीं लेके वो 500 रुपये मांगते हैं। तो जो एक्स्ट्रा 450 रुपया और जो हम लोगों को देना पड़ रहा है, तो आखिर क्यों? इसमें ईमानदारी क्यों नहीं है, जबकि आपने एक प्रतिनिधि उसके साथ लगा रखा है वसूली के लिए? तो दुगनी वसूली क्यों? माथुर साहब बिल्कुल सही है। मैं एक चीज़ और बताना चाह रहा हूँ, जैसे ये मैटर स्वास्थ्य समिति का है, मगर क्योंकि 20 रुपया हमने पर मंथ घरों से तय कर रखा है कि 20 रुपया हम पर मंथ घर से लेंगे, साल के 240 रुपये लेंगे। इससे ज़्यादा अगर एक भी रुपया कोई भी एजेंसी लेती है तो वो उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि अधिकार भी नहीं उनको 20 रुपये से ज़्यादा। रही बात कॉम्प्लेक्स की, कॉम्प्लेक्स की रेट उन्होंने स्वास्थ्य समिति ने अलग तय कर रखी है, ज़्यादा तय कर रखी है उन्होंने, तो वो वहाँ के संस्था के माध्यम से ओके। मगर हाँ, कहीं ना कहीं ये शिकायत जरूर कॉमर्शियल में आती है कि कॉमर्शियल होटलों का कचरा है, दुकानों का कचरा है, कहीं 150 तो कहीं 250 तो कहीं 450 कहीं 750, मतलब उसका कोई एक जैसा शुल्क नहीं लिया जाता है। ये हमारे पास भी शिकायत आती है। हमने बोर्ड में भी कई बार बोला, हमने पारिस जी को भी कई बार बोला कि भाई साहब इसको दिखवाओ कि ये चीज़ें होती है, गंदी है, अच्छी चीज़ नहीं है, एक जैसी रेट होनी चाहिए। जनता को तो ये मैसेज जा रहा है कि निगम का ये जो बोर्ड है भ्रष्ट है, तो हर जगह वो पैसा की ही बात करते हैं, भ्रष्टाचार में लिप्त है, इसीलिए जनता त्रस्त है। नहीं, ऐसे तो देखो, मेरी बात सुनो, भ्रष्टाचार, अब देखो आपको मैं एक चीज़ बहुत बता देता हूँ, लोग नेता नाम सुनते ही कहते बेईमान। कहीं ना कहीं छवि बनी है। कारण क्या होता है, ऐसी छवि क्यों बनी, कैसे बनी? ऐसा तो है नहीं है, अच्छे लोग होंगे इसलिए देश चल भी रहा है। मोदी जैसे लोग भी हैं देश में जो उनके नाम से फिर भी कांग्रेस ने एक नारा लगाया था, मोदी चोर है। मोदी क्या आप तो देखो चुनाव में लिखा था मोदी चोर है, ये भी तो कहा था। वो विपक्ष ने कहा है। विपक्ष ने कहा। मैं यही कह रहा हूँ, मैं जनता की बात कर रहा हूं। जनता, मैं आपको बता रहा हूँ, जनता में किसी ने चोर नहीं कहा। देखो मैं एक बात, गेहूं में कंकर होते हैं माथुर साहब, मैं इसको स्वीकार करता हूँ, गेहूं में कंकर होते हैं। वैसे ही नेताओं में भी कुछ लोग हो सकते हैं कि जो भ्रष्टाचार करते हो। मैं तो मेरी बात कह सकता हूँ कि हमने जनता से कभी भी तीसरी बार पार्षद हूँ, 15 साल पूरे किए हैं, 1 रुपया कभी हमने जनता से कभी भ्रष्टाचार का प्राप्त नहीं किया, किसी ठेकेदार से प्राप्त नहीं किया। उम्मीद हम आपसे यही करेंगे कि आप जैसे ही निगम के दूसरे जो पार्षद गण हैं और जो ऊपर अधिकारी बैठे हैं बचे हों। अब आप मेरे को आप ये बताइए कि जब आप जो अगले चुनाव के अंदर जा रहे हैं, ये लास्ट कमेंट आपका सर, फिर हम आपका पहला भी आखिरी सवाल है। जैसा कि हाँ। उदयपुर एक टूरिस्ट सिटी है, ठीक है, लेकिन उदयपुर की सबसे बड़ी समस्या है जाम की स्थिति। आप देखो शहर में हर जगह जाम लगा रहता है, जिससे टूरिस्ट उदयपुर शहर के लिए गलत छवि लेके जाते हैं। इसके बारे में ताराचंद जी ने कई अधिकारियों के साथ बैठक भी की थी, लेकिन उसके बाद भी उदयपुर शहर में जाम को लेकर कोई रिजल्ट नहीं। देखो निश्चित रूप से प्रशासन, जनप्रतिनिधि माननीय गुलाब जी भाई साहब जब भी ये बैठते थे तो ये जाम का लिए सबसे कई बार एसपी, कलेक्टर, जनप्रतिनिधि सब लोगों ने, चाहे डेलीगेट हो, सब चौराहे पे चक्कर का है, कई बार अलग अलग बताया, यूं लगा लो तो यूं हो जाएगा। आप बताओ, ताराचंद जी भाई साहब को आए 8-9 महीने हुए विधायक बने, उन्होंने भी 3-4 रोडों को छोड़ा। जैसे दुर्गा नरसिंह रोड पे आप देख लो, सुखाड़े पार्क छोटा किया, टीआरए के यहाँ भी काम चल रहा है, उसको अपन ने किया। अभी उन्होंने एक प्रोजेक्ट और लिया ताकि बीएन कॉलेज पे कम पड़े, वो आपके सामने बहुत जल्दी आ जाएगा। तो उन्होंने जो ये सिख कॉलोनी वाली जो पुलिया रेलवे की, उसके पास एक रोड सीधी वो निकाल रहे हैं सेवाश्रम के लिए, उसमें प्रोजेक्ट पे काम चल रहा है ताकि बीएन वाली रोड पे थोड़ा कम पड़े। जैसे आयड नदी के किनारे अभी एक नई रोड निकली आपने ओरिएंटल पैलेस से, उससे थोड़ा लोड कम पड़ेगा। ऐसे जैसे आप शक्ति नगर में इतनी महंगी जमीन नगर निगम की उनको देनी पड़ी कि जो बोटल नेक खुल जाएगा तो लोग जो सीधा उदयपुर से आने वाले हैं वहाँ पे तो वापस जाम लगेगा, क्योंकि वो शटर वटर लगा के लोगों ने। चौधरी साहब, ये आप कह रहे हैं कि उनको मतलब मुआवजा या जमीन मिली है, वहाँ के क्षेत्रवासियों को ना उनको 1 फुटी कौड़ी नहीं मिली और रास्ता खुलवा दिया नगर निगम ने, उस पर क्या कहेंगे आप? सुनील जी साहब, आप मेरे साथ पधारना, नगर निगम का जो ईशान कोण है उसको काट के हमने बाउंड्री वॉल बना के उनके लिए प्लॉट छोड़ दिया, पूरा निकाल दिया हमने। क्या नगर निगम अपनी जमीन ऐसे दे सकती है कॉमर्शियल के लिए? बिल्कुल जनहित में ये जो रोड निकालनी थी, आज कहीं न कहीं हमने देखा, आपने देखा नगर निगम के जो ये रोड कितनी बार हमने डिवाइडर बंद किया, कितनी बार खोला, कितनी बार बंद किया, आखिर कहीं न कहीं तो रास्ता नहीं क्या, ये लोड भी कहाँ कम पड़ेगा।
ये भी हमारे नगर निगम के सामने टाउन हॉल रोड पे लोड कम रहेगा, ये चालू होते ही। और आप निश्चित रूप से छोटे छोटे प्रयास हो रहे हैं, मगर मैं कह सकता हूँ राम निवास जी मेहता थे हमारे यूआईटी के सेक्रेटरी, उन्होंने भी कई रोडें निकाली उदयपुर के आसपास की, उससे भी लोड कम पड़ा। मगर आने वाले समय में बहुत ज़रूरत है, ये जाम जो हो रहा नहीं, मैं आपके प्रश्न से वाजिब हूँ कि हम जो ऑटो बंद करने जा रहे हैं शहर के अंदर, कि ऑटो नहीं आएंगे, आपने माथुर साहब ने कहा जैसा ई रिक्शा चलाएंगे, तो कहीं न कहीं और सिटी बसें ज़्यादा से ज़्यादा चलाएंगे, ताकि लोगों को अपील करेंगे अपनी गाड़ियाँ लेके शहर में नहीं आए, और इन यहाँ सिटी बस से उतरे डेलीगेट ई रिक्शा ले अपना काम करें। आपको नहीं लगता सर कि एक ऑटो स्टैंड हाजीपुर बन जाए, एक ऑटो स्टैंड चांदपुर बन जाए, एक ऑटो स्टैंड रंगनिवास बन जाए, जगदीश चौक, घंटाघर सब जगह से हट जाए और केवल एक एक करके रिक्शा को भेजा जाए कि एक बार में 5 या 10 जाएं, उससे ट्रैफिक व्यवस्था में जिसकी जहाँ मर्जी होती है वहाँ से निकल के चला जाता है। मेन समस्या यही है। हम लोगों को ये लगता है ऐसा, मैं पूरे मीडिया के माध्यम से आपको कहना चाहता हूँ कि जब भी आप लोगों की बैठक होती है वो सिर्फ चाय नाश्ते तक सीमित रहती है, उसके ऊपर निर्णय नहीं लिए जाते हैं, वो वहीं पेंडिंग रह जाते हैं और जनता को कोई सुकून नहीं मिलता है। जनता अभी भी त्रस्त है। जनता को क्या फ़ायदा मिला आप बताइए? पिछले 10 साल से उदयपुर में तो जाम लग रहे हैं, इंटीरियर सिटी में भी, उसमें क्या वन वे आप लगाते हैं? आप जैसा बता रहे हैं एसपी साहब से बात करते हैं, एसपी साहब ने क्या निर्देश ऐसे दे दिए जिससे जनता को फायदा हो? आप बताओ, आप तो ऑटो स्टैंड के एरिया, मैं तो ऑटो की जगह ई रिक्शा स्टैंड बनाऊंगा। जो आपने स्थान बनाया ना वो सब हम ई रिक्शा स्टैंड के लिए दे दिए। कहाँ है सर? क्या वो कागजों में ही है सर? नहीं, कागजों में नहीं प्रयास। देखो क्या होता है, कोई भी चीज है चलती है, काम होता है, धीरे धीरे उस पर प्रयास होता है। मैं आपको कह रहा हूँ ये सब चीजें ऐसा नहीं है। आज सिख कॉलोनी की पुलिया बनी, आज जहाँ नीचे जाम लगता था रोज हम फंस जाते थे, आज सिख कॉलोनी की पुलिया बनी, उसके कारण आज लोग आराम से ऊपर से निकल रहे। सेवाश्रम पे रोज जाम में फंसते, सेवाश्रम में आज भी हम जाम से पूरी तरह से मुक्ति नहीं मिली है, सेवाश्रम में आज भी फंस रहे हैं, तो उसका भी एक तोड़ निकाला जा रहा है। आप एक जनता को अच्छा संदेश दें सर, एक सवाल, ई रिक्शा से क्या शहर में ट्रैफिक कम हो जाएगा? अगर लोकल ऑटो बंद कर रहे हैं और ई रिक्शा चालू कर रहे हैं, उससे ट्रैफिक बंद हो जाएगा? ई रिक्शा का से तो मूल उद्देश्य प्रदूषण मुक्त शहर रखना। और हमने अभी आप आए नहीं उसके पहले हमने बताया था हमारी 50 सिटी बसें और आएगी, और हम चाहते हैं हर 10-15 मिनट में सिटी बस लोगों को मिले, ताकि लोग अपने घर से गाड़ियाँ लेके नहीं निकले। अगर सिटी में काम आना है, जैसे आज मेट्रो दिल्ली में, बॉम्बे में, आज वो लोग मेट्रो का उपयोग करते, जानते हैं इस रोड से जाएंगे तो फंस जाएंगे। तो लोग ये आज दिल्ली में जैसे केजरीवाल जी की सरकार थी, उन्होंने अलग अलग नंबर की गाड़ियाँ चलाई, ऐसा सब चीज़ें। तो हमारे यहाँ अगर सिटी बसें को प्रचलन ज़्यादा होगा नहीं, तो जो लोग आज बात पे गाड़ियाँ लेके, आज हर आदमी एक सब्जी लेने जाता है कार लेके जाता है, तो ये कार बंद हो जाएगी, महिला सिटी बस में बैठेगी, डेलीगेट पे आएगी, सब्जी खरीदेगी, तो कम से कम ट्रैफिक थोड़ा बहुत कम होगा। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ही खत्म हो जाएगा, थोड़ा बहुत उसका फर्क पड़ेगा डेफिनेट। इसलिए ई रिक्शा का तो मूल उद्देश्य है प्रदूषण कम करना। जो सर, ट्रैफिक व्यवस्था को लेकर कई समय से निगम बार बार दावे करता है, और ट्रैफिक व्यवस्था को लेकर ओल्ड सिटी में कई बार योजनाएं बनाई गई, लेकिन ट्रैफिक कम नहीं हुआ। जबकि उदयपुर का लोकल क्षेत्र घंटाघर से हाथीपुर देखे तो वहाँ का मार्केट ही खत्म हो चुका है। उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखो डेफिनेट ट्रैफिक व्यवस्था उदयपुर शहर पुराना बसा हुआ है, सभी रोडें बहुत संकरी उदयपुर ओल्ड सिटी में है। हम ओल्ड सिटी की बात करते हैं, मेरा सवाल ओल्ड सिटी की बात करते हैं, लेकिन ओल्ड सिटी में देखें तो आज घंटाघर, जगदीश चौक और हाथीपोल के बीच में मार्केट खत्म हो चुका है, जबकि पुराना पूरा मार्केट सिटी से बाहर की तरफ ट्रांसफर हो गया। यहाँ जो स्थिति हो चुकी है ओल्ड सिटी में कि लोगों को पलायन करना पड़ रहा है, उस पर लेकर आप क्या कहना चाहते हैं? बिल्कुल आपकी बात से मैं सहमत हूँ। जो लोग पहले ओल्ड सिटी में हमारा मार्केट था, जो भी खरीदारी होती थी तो सिंधी बाजार में आते थे, सराफा बाजार में आते थे, जगदीश चौक में हर दुकानों पे खरीदारी, हमारा मार्केट सीमित था उस समय। ना उस समय किसी समय न तो हिरण मंगरी होती थी, न सुभाषपुरा की रोड होती थी। आज सब बड़े बड़े शोरूम इन रोडों पे चले गए। और दूसरा मेरा ये कहना कारण है कि जो लोग हैं ना वो देखेंगे मैं गाड़ी लेके जाऊंगा, घंटाघर कहाँ खड़ी करूंगा, उसके मन में मार्केट खत्म होने के पीछे पार्किंग है, और पार्किंग नहीं मिलने के कारण आप ये उम्मीद करेंगे कि आप इसके ऊपर काम करेंगे और अच्छी एक सुविधा देकर जनता के मन में विश्वास पैदा करेंगे कि हाँ ये जो बोर्ड है अच्छा काम कर रहा है। अब आप जनता से एक अपील आप करना चाहें तो आप जरूर एक अपील करें। एक चीज़ लास्ट में पूछूंगा, आप अपनी समिति को कितने नंबर देना चाहते? आप अपने काम कर अपनी समिति? मैं तो देखो गेरा समिति का 5 साल अध्यक्ष रहा हूँ, पूरे मन से मैंने काम किया है, पूरा समय दे के काम किया है,
और निश्चित रूप से हमने कोरोना में भी हमारी समिति ने बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। कई जगह हमने फुहारे लगाए, ये लगाए, ये सब समिति के द्वारा किए गए। पर मैं कह सकता हूँ कि आप पूरी जो टीम बैठी हुई है उसके सामने कि गैराज समिति का जितना अच्छा काम हम कर सकते थे उतना हमने किया। नंबर देने का काम मीडिया का है, जनता का है। मेरा काम सिर्फ काम करने का, मैं अच्छा काम करूं और मेरी प्रयास रहे, हमने 100% अपना देने का कोशिश की। मगर फिर भी क्योंकि कोई भी आदमी 100 में से 100 नंबर ला नहीं सकता है, कहीं न कहीं कमियां रही है, कहीं न कहीं संसाधनों की कमी के कारण भी गैराज को जितना अच्छा चलाना चाहिए था उतना नहीं चला पाए। मगर फिर भी मैं कह सकता हूँ मेरे कार्य से मैं संपूर्ण रूप से संतुष्ट हूँ। मैं जनता को मैं कहना चाहता हूँ जितनी अच्छी बातें आज हमारे से पूछी गई, मैं चाहता हूँ जो भी जनप्रतिनिधि आए हैं आने वाले समय में जो ये समस्या है शहर की वो निश्चित रूप से पूरी करेंगे और हम बराबर प्रयास करेंगे, चाहे हम जनप्रतिनिधि रहे नहीं रहे, आप सबके साथ मिलके उनकी बातों को जगह जगह पर और प्रमुख जगहों पे उठाते रहेंगे। धन्यवाद। द कलर्स 18 उदयपुर न्यूज़ को सब्सक्राइब करें और हमेशा अपडेट रहिए।